आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद समाज में अब परिवर्तन का युग चालू हो गया था। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, दुनिया के बहुत सारे हिस्से में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर नियंत्रण की चर्चा छिड़ गई थी। इसी दौर में जो हमारे राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति का महत्व का उल्लेख किया है। यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। वे इस सवाल पर अपनी अलग अलग राय दे रहे थे। जब भी कहीं परिवर्तन होता है तो सभी लोगों की अपनी अपनी अलग अलग राय होती है। यूरोप में कुछ उदारवादी समाज को महत्व दे रहे थे, कुछ रेडिकल को दे रहे थे और कुछ रूढ़िवादी को दे रहे थे। तो सब लोग अलग अलग उसमें बटे हुए थे। उदारवादी कौन थे? उदारवादी वो लोग थे जो सभी धर्मों को बराबर का सम्मान देना चाहते थे कि सभी धर्म बराबर हैं। यूरोप के देशों में प्राय किसी एक धर्म की ज़्यादा महत्व दिया जाता। जैसे ब्रिटेन में चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन किया जाता, इसका चर्च ऑफ इंग्लैंड का। ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कौन कौन से हो गए? ऑस्ट्रेलिया हो गया, स्पेन होगा और ब्रिटेन, ये कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। कौन से? ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक धर्म के समर्थक थे। ये वंश आधारित शासन की नियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। ये प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। कौन? उदारवादी। लेकिन ये जो समूह था उदारवादी, ये लोकतंत्रवादी नहीं था। ये जो सार्वभौमिक मताधिकार होता है ना, सार्वभौमिक मताधिकार, उसके पक्ष में नहीं थे। किसके? सार्वभौमिक मताधिकार के पक्ष में नहीं थे। वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारी को ही मिलना चाहिए, ये इसके पक्ष में थे। फिर आता रेडिकल समूह, जिसे आमूल परिवर्तनवादी कहते हैं। रेडिकल समूह के लोग क्या थे? ये वो लोग थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी समर्थन किया था और बहुमत के आधार पर या आबादी के बहुमत के आधार पर सरकार के पक्ष में थे। निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये संपत्ति के सकेंद्रीकरण का विरोध कर रहे थे कि मतलब कुछ ही लोगों के हाथों में संपत्ति न रहे। तो ये थे रेडिकल। अब पूछा जाए कौन से समूह ने महिलाओं के मताधिकार के लिए आवाज़ उठाई थी? तो वो थे रेडिकल। फिर आता रूढ़िवादी। रूढ़िवादी परिवर्तन तो चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते थे अतीत को पूरी तरह से न ठुकरा जाए, बदलाव की प्रक्रिया कैसी हो? धीमी हो बिल्कुल। समाज में परिवर्तन जो हों वो धीरे धीरे कैसे हों? धीरे धीरे परिवर्तन हो, एकदम से परिवर्तन ना हो। इस तरह से समाज में बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था। तो ये तीन कौन कौन से हो गए? उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वो लोग थे जो बदलाव को धीरे धीरे चाहते थे, एक साथ बदलाव न करके धीरे धीरे उसमें बदलाव किया जाए, उन परंपराओं को धीरे धीरे छोड़ा जाए। जो ईसाई धर्म था वो तीन संप्रदायों में बटा हुआ था। कौन कौन से थे वो तीन संप्रदाय? वो थे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। कौन कौन से थे? कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। जो कैथोलिक चर्च था वो सबसे पुराना था। कैसा था? सबसे पुराना संप्रदाय था। कौन सा? कैथोलिक चर्च।
जो कैथोलिक चर्च है वो सबसे पुराना था और इसका मुख्यालय कहाँ था? वेटिकन सिटी में। ऐसे ही दूसरा कौन सा था? ऑर्थोडॉक्स चर्च था। मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, रूस और मध्य पूर्व में प्रचलित था। तीसरा प्रोटेस्टेंट कौन थे? जो मार्टिन लूथर थे जैसे सुधारकों के नेतृत्व में ये चर्च चला था। इसके जो संचालक थे वो पादरी और बिशप लोग कहा जाता है। चर्च के आधार पर जो पादरी और बिशप होते थे उनके द्वारा होता था। अब पूछा जाए इसमें जो कैथोलिक संप्रदाय कितने भागों में विभक्त था? तो 3 में, कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। फिर इसमें आता है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। जैसे जैसे समाज विकसित हो रहा था, शहर, सब लोग जैसे उद्योग विकसित होंगे तो लोग शहरों की तरफ पलायन करेंगे। अब शहरों में अधिक विस्तार हो रहा था और जैसे उद्योग क्षेत्रों का विकास हुआ तो साथ में रेलवे का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। औद्योगिकरण ने जो औरतें और आदमी थे, कौन? औरतें और आदमी, बच्चों को भी कारखाना मिलाकर खड़ा कर दिया। मतलब जो अब औरतें थी वो भी उद्योगों में काम करने लग गई। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होने लगी, मजदूरी बहुत कम होती थी, काम ज़्यादा लिया जाता था और उनको वेतन कम दिया जाता था। सभी लोग उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, मतलब जो पूंजीवादी समुदाय था वो ज़्यादा विकसित हो रहा था। अब रेडिकल और उदारवादी जो लोग थे, कौन से? रेडिकल और उदारवादी जो लोग थे, दोनों इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे। कौन कौन से? उदारवादी और रेडिकल लोग, कि किसी तरह से इन समस्याओं का समाधान किया जाए। अगर मजदूर स्वस्थ होंगे, कि नागरिक पढ़े लिखे होंगे तो व्यवसाय कम भरपूर लाभ कमाया जा सकता है। इसलिए जो ज़्यादातर जो स्त्री पुरुष और उदारवादी रेडिकल समूह के पार्टियों के इर्द गिर्द ही घूमने लग गए थे। मतलब एक तरह से इस जहाँ पे लोगों को अपना प्रॉफिट होता है वहीं पर वो अपना भविष्य देखने लग जाते हैं। रेडिकल समूह के पार्टियों के इर्द गिर्द गोलाबंदी करने लगे थे, मतलब इन्हीं को सब कुछ समझने लगे थे। 1815 में इटली के राष्ट्रवादी मेजिनी ने यह लक्ष्य प्राप्त किया है कि अपने समर्थनों के साथ मिलकर वे राजा के खिलाफ साजिश रचेंगे, जिससे कि सभी लोगों को, जैसे फ्रांस में, इटली में, जर्मनी में, रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए थे और वे राजा का तख्ता पलट करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया? साजिश रची। किसके खिलाफ? राजा के खिलाफ। तो पूछा जाए जो मेजिनी थे उन्होंने कब राजा के खिलाफ साजिश का लक्ष्य प्राप्त किया? तो 1815 में समर्थन प्राप्त किया। अब आता है यूरोप में समाजवाद का आना। यूरोप में समाजवाद कौन सी शताब्दी में आया? तो 19वीं सदी के मध्य में आया। जो समाजवाद था वो निजी संपत्ति के विरोध में था, कि वो चाहता था कि समाजवाद की सभी लोगों को उनके बराबर का हक मिले। जो लोग मेहनत करते हैं उन सभी में जो लाभ होता है उसको बांटा जाए। लेकिन जो पूंजीपति लोग थे वो इसके विरोध में थे। समाजवाद के लिए भविष्य के बिल्कुल भिन्न दृष्टि थे। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति कौन थे? रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना, अमेरिका में एक नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना की। अब पूछा जाएगा न्यू हार्मनी, नया समन्वय समुदाय का प्रयास किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन ने। ये कौन थे? इंग्लैंड के उद्योगपति थे।
उदाहरण के लिए फ्रांस में लोग चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव लोगों के समूह से थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे, मुनाफे को प्रत्येक व्यक्ति में बांट दिया जाए। मतलब जो प्रॉफिट होता है वो सब उस पे सभी व्यक्तियों का अधिकार होता है। फिर आते कार्ल मार्क्स, जिसको फिलोसोफर कहते हैं। इनके सहायक कौन थे? फ्रेडरिक एंगल्स ने एक नई या कई नए तर्क पेश किए हैं। इन्होंने अपने अपने मतलब विचार रखे हैं। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगे पूंजी पर पूंजीपतियों का समन्वय है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का विचार था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरह के मुनाफे का संचय करते रहेंगे, मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं आएगा। वो चाहते थे कि जो मुनाफा होता है उसको प्रत्येक जो काम करने वाला व्यक्ति उनमें बांटा जाए, इसी से उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। फिर आता है समाज के लिए समर्थन। समाजवादियों ने समाज में मतलब स्थिति को सुधारने के लिए द्वितीय इंटरनेशनल नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई। कौन सी संस्था बनाई? द्वितीय इंटरनेशनल संस्था के नाम से एक संस्था बनाई, जिसकी अब पूछा था द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो जुलाई 1889 में स्थापना की गई थी। अब जर्मनी में सोशलिस्ट, अब पूछे सोशलिस्ट पार्टी कौन से देश की थी? तो वो थी जर्मनी की। सोशलिस्ट पार्टी किससे संबंध रखती है? सोशलिस्ट पार्टी संबंध रखती है जर्मनी से। ये पार्टी चुनाव में संसद की पार्टी की मदद करती थी। ऐसे ही ब्रिटेन में कौन सी पार्टी थी? लेबर पार्टी, जिसकी स्थापना कब हुई है? 1905 में। लेबर पार्टी की स्थापना 1905 में की गई थी। फिर फ्रांस में कौन सी पार्टी है? सोशलिस्ट पार्टी। फ्रांस की पार्टी का नाम पूछा जाए तो कौन सी है? सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी। 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हुए। पार्टियां हर जगह बनी समाजवाद की, लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवाद की किसी भी पार्टी को सक्सेसफुल या फिर सफलता नहीं मिली। फिर इस बॉक्स में दिया गया है पेरिस कम्यून। पेरिस कम्यून क्या था? एक पेरिस कम्यून 1871 में लड़ा गया एक जन विद्रोह था। क्या था ये? जन विद्रोह था। पेरिस की नगर परिषद पर मजदूरों, आम लोगों, पेशेवरों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को लेकर बनाई गई एक जन सरकार ने कब्जा कर लिया था। पेरिस कम्यून को अंतर सरकारी टुकड़ियों ने कुचल डाला। पेरिस कम्यून की दो चीज़ें फेमस हो गई। दो चीज़ें कौन कौन सी फेमस हो गई? एक तो इनका मजदूरों के लाल झंडे, दो चीज़ें फेमस हुई है इनकी। कौन कौन सी? एक तो मजदूरों का लाल झंडा, और दूसरा क्या हुआ है इनका? ये जो घटना थी पेरिस कम्यून, मुक्ति संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। किसका? मुक्ति संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। अब पूछा जाए पेरिस कम्यून का आंदोलन कब हुआ? 1871 में। कहाँ पे हुआ? पेरिस में। दो चीज़ें कौन सी फेमस हुई? एक तो मजदूरों का लाल झंडे के उदय से, इसी घटना से हुआ था। मजदूरों की लाल झंडे से उदय हुआ था इस घटना का। दूसरा क्या है? पेरिस कम्यून और मुक्ति संघर्ष का प्रतीक माना जाता है। किसको? पेरिस या फिर 1817 के जन विद्रोह को। फिर शुरू होता है रूसी क्रांति। 1817 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन को अक्टूबर की घटना के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी क्रांति को? 1817 की क्रांति को रूसी क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूसी क्रांति के समय वहाँ पे शासन किसका था? जार निकोलस सेकंड का।
मॉस्को के आसपास कौन कौन से क्षेत्र थे? फिनलैंड था, लात्विया था, लाथुआनिया था, एंतोनिया, पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस, ये सभी रूस के अंग थे उस टाइम पर। प्रशांत महासागर से फैला हुआ था। आज के मध्य एशिया राज्यों के साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स की क्रिश्चियनी को मानने वाले बहुमत थे। ये सारे स्टेट थे, ये रूस के आसपास के क्षेत्र थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स को क्रिश्चियनी को मानने वाले बहुमत में थे। मतलब सबसे ज़्यादा कौन थे? रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन को मानने वाले बहुमत में थे, मतलब ये लोग सबसे ज़्यादा थे। फिर आता अर्थव्यवस्था और समाज। अब अर्थव्यवस्था में क्या था? जो 80% जो जनसंख्या थी ना, वो आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती थी। अनाज के बड़े निर्यातक थे। रूस के उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। अब सबसे फेमस 2 बंदरगाहें पूछ रहे या औद्योगिक इलाके कौन कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को। ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे। कौन करते थे? ज़्यादातर उत्पादन कारीगर करते थे। जो ये 2 बंदरगाहें थी ये फेमस थी, लेकिन उत्पादन कौन करते थे? कारीगर ही करते थे। बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी जो पूंजीवादी लोग थे उन्हीं के अंडर में सबसे ज़्यादा कारखाने थे। जब उद्योग होंगे तो वहाँ पे क्या सरकार, जो रेलवे का नेटवर्क है वो भी बढ़ेगा। तो 1890 के आसपास रेलवे नेटवर्क भी पूरी तरह से फैल गया था। सरकारी विभाग की बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। कारीगरों को कया वर्कशॉप में काम की पाली के घंटे जो होते थे वो कितने थे? 15 तक खींच दिए, मतलब लोगों से अधिक काम लिया जाता था। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे, मतलब लोगों को बांटा हुआ था। पहले गांव के साथ गहरे संबंध बनाए थे, जबकि बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में ही बस गए थे। 1914 में, इसमें 1914 में फैक्ट्रियों में औरतों की संख्या कितनी हो गई थी? 31%। मतलब महिलाओं की जो संख्या थी वो 31% हो गई थी। और उन्हें पुरुषों की सापेक्ष में वेतन भी कम दिया जाता था। मतलब 3/4 तक वेतन दिया जाता, आधे से 3/4 तक। यहाँ से किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून को सौंप देते थे। मतलब कुछ समय के बाद सारी ज़मीन को जो कम्यून होते हैं, अमीर लोग होते हैं, उनको सौंप देते थे। प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से फिर उसको बांटा जाता है। फिर उनकी ज़रूरतों के हिसाब को उसे दे दिया जाता था। फिर आती है रूस में समाजवाद। रूस में समाजवाद क्या था? 1914 के पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। किससे? 1914 से पहले। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी, रूसी समाजवादी लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया। अब पूछे जाए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो वो ये है 1898 में। 1900 में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी, सामाजिक क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतांत्रिक खेमा सामाजिक क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। जो किसान थे वो इनसे सहमत नहीं थे। लोकतांत्रिक खेमा जो सामाजिक आधार पर था वो इनसे नाखुश था। लेनिन का मानना था किसानों में एकजुट नहीं है, वे बटे हुए हैं। संगठित रणनीति के सवाल पर पार्टी में गहरे मतभेद थे।
लेनिन। अब पूछा जाए लेनिन कौन सी पार्टी, तो बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। लेनिन कौन सी पार्टी के थे? बोल्शेविक। दूसरी पार्टी कौन सी थी? मेंशेविक पार्टी, जिसके जो मुखिया थे वो थे ट्रास्टकी या फिर मार्टेव। दो खोए में कौन कौन से हो गए? बोल्शेविक और मेंशेविक। फिर उथल पुथल का मतलब 1905 की जो क्रांति थी रूस में, उसे उथल पुथल का समय कहा जाता है। 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक सामाजिक क्रांति को साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। मतलब किसानों और मजदूरों को दोनों को साथ लेके रूस के साम्राज्य के तहत उन्होंने राष्ट्रवादियों और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक मुस्लिम बहुमत इलाकों का भी समर्थन किया। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा था। इन चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी थी, वास्तविक वेतन में 20% तक की गिरावट आ गई थी। कितनी? 20% तक। इन सब चीज़ों का विरोध करने के लिए एक जब पादरी गैपान के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस है, वो ब्रिटिश विंटर पैलेस जार का महल के सामने पहुंचा। तो कहाँ पे इकट्ठा हुए? विंटर पैलेस में जाने के लिए। और इनका नेता कौन था? पादरी गैपान। पुलिस और कॉन्सेक्स ने मजदूरों पर हमला कर दिया और 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए, 300 घायल हो गए। इसी घटना को क्या कहा जाता है? खूनी रविवार। जो 1905 की क्रांति है उसे खूनी रविवार की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 1905 की क्रांति की घटना की शुरुआत इसी से हुई है। नागरिक स्वतंत्रता के अभाव के विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे और महाविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों ने, डॉक्टरों ने, इंजीनियर, अन्य मध्यम वर्गीय कामगार ने संविधान के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियनिस्ट की स्थापना की। यूनियन ऑफ यूनियनिस्ट इसकी स्थापना की गई। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने निर्वाचित परामर्शदात्री सभा का गठन किया। तो जार ने किसका किया? एक परामर्शदात्री सभा का, जिसे क्या कहा जाता था? ड्यूमा। इसका नाम रखा। ड्यूमा का गठन किया। क्रांति के कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों की बहुत सारी ट्रेड का यूनियन और फैक्ट्री कमेटियाँ थी जो अस्तित्व में थी। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियाँ यूनियनों के रूप में काम करने लगी। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर पूर्व निर्वाचित दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। पहले को कितने दिन में किया? 75 दिन में। दूसरे को कितने दिन में किया? 3 महीने के अंदर ही बर्खास्त कर दिया। तीसरे ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला और उदारवादी और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया। जो तीसरी ड्यूमा का गठन किया उसमें कौन शामिल किए गए? रूढ़िवादी राजनेता। और फिर जो उदारवादी थे और जो क्रांतिकारी थे उनको इस ड्यूमा या फिर इस परामर्शदात्री संस्था से बाहर कर दिया गया। फिर आता है पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो पहला विश्व युद्ध कब चला? 1914 में। 2 राष्ट्र, 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच चला। कौन कौन से थे? अब पूछे जर्मनी, ऑस्ट्रिया और रूस, ये कौन सी थी? केंद्रीय शक्तियाँ, जिसे कहा जाता है ध्रुवीय शक्तियाँ। दूसरा खेमा जिसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता था उसमें कौन था? फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। बाद में इटली और रोमानिया भी इसी खेमे में शामिल हो गए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1914 में। कब से कब तक चला? 18 तक। इसमें कितने देशों ने भाग लिया? 37 देशों ने भाग लिया। टोटल 37